हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेज पर। जैसे कि आप सभी ने देखा था, कल हमने अपनी जनरल नॉलेज में पहली क्लास पूरी कर ली थी और आज हम अपनी पहली दूसरी क्लास को पूरी करेंगे। पहली क्लास की तरह ही हमको दूसरी क्लास को भी बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी क्वेश्चन की पूरी पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम। और ये हमारी क्लास किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के फॉर्म आ गए, आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी ये क्लास। तो देखो, ज़्यादा समय ना लगा तो अपनी पहले क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्या इसने? हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन इसने दिया है, पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? यानी कि पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आप सभी सोचेंगे कि इसमें इसका आंसर 206 होगा। इसका आंसर 206 नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है पाठ चरक संहिता के अनुसार, है ना। यानी कि पाठ चरक संहिता एक ग्रंथ है जिसने जो किसने लिखा था? चरक ने लिखा था। उसके अनुसार जो मानव शरीर में हड्डियां है ना, तो पाठ चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां है? 360 हड्डी है ना। आपको बहुत से इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि आप ना यानी कि 206 लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर 206 नहीं है। इसका आंसर क्या आपका? 360। क्योंकि चरक के अनुसार मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी मानी गई थी? 360 मानी गई थी, है ना। अगर आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछा, सामान्य कैसे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो आपका आंसर रहेगा कितना? 206। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है। एक क्वेश्चन एसएससी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ रखा था कि बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो उसमें ऑप्शन में भी आपका 208, 370, 206 जैसी ऑप्शन है, ऐसी ऑप्शन थे। लेकिन उसमें एक ऑप्शन था 300 प्लस, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपका 300 प्लस था। अगर आपसे पूछेगा पाठ चरक संहिता के अनुसार, तो आपका आंसर होगा कितना? 360। अगर पूछेगा मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो आंसर होगा आपका 206। अगर पूछेगा बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो आपका आंसर बनेगा 300 प्लस, है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो आपका, अब देखो इस क्वेश्चन की डिटेल लिख रही है आपका, है ना। ये लिख रही इसमें लिख रखा, देखो मानव शरीर में 200 कितनी मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है ना। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। अब इसके बाद देखो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस। तो कौन सी होती है? स्टेपस। तो आपको याद होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, कहीं आपको स्टेपिज लिखा मिलेगा, कहीं स्टेपज, कहीं स्टेपस। तो आपका स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। देखो, कान में जो सबसे ऊपर होती है तो मीलियस, और जो मध्य में होती है इनकस, और जो सबसे नीचे होती है ना कान में, ये होती है स्टेपस। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपस ही होती है। ये तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होगी। अगर पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। जो कहाँ पर मिलती है? जांग में मिलती है, यानी कि हमारे पैर में जो मिलती है, यानी कि जांग में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? फीमर। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। फिर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है आपसे, मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? आप बताओगे क्या आंसर होता है इसका? मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, कौन सी होती है? आपकी टीबिया। कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है टीबिया हड्डी होती है। तो ये इतने क्वेश्चन आपको मानव शरीर के बारे में पता होना चाहिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? यानी किसने पूछा आपका द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका नेशनल, यानी कि नेल्सन मंडेला। क्या इसका आंसर? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ये भाई ना, ये नेल्सन मंडेला ऐसा व्यक्ति था, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। कौन थे नेल्सन मंडेला? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। और इन्होंने ना 250 प्लस, नेल्सन मंडेला को 250 प्लस पुरस्कार मिले हैं। 250 प्लस पुरस्कार बहुत बैठते हैं। देखो बस इस नेल्सन मंडेला को ही भारत रत्न मिला है ना। नेल्सन मंडेला को ही भारत रत्न मिला है। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछ रखा था कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था। तो कब मिला था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न?
1990 में। और नेशनल मंडेला को ही आपका जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी जो है ना नेल्सन मंडेला को मिल चुका है। और ये किसके लिए मिला था इसको? ये शांति के लिए मिला था। नेशनल मंडेला को जो है ना शांति के लिए क्या मिला था? नेल्सन मंडेला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। क्योंकि इसने क्या किया था नेल्सन मंडेला, रंग भेद के लिए इसने जो है ना हिंसक यानी कि अहिंसक की थी रंग भेद के लिए, यानी कि एक तरह से जो रंग भेद का होता ना तो रंग भेद चला था, रंग भेद को दूर नेल्सन मंडेला ने ही किया था। और ये आपका ताकि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, है ना। तो इतनी जानकारी आपको नेल्सन मंडेला के बारे में पता होनी चाहिए। और देखो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसी की कीर्ति है ना। देखो पढ़ेंगे इसके बारे में अगर देखो याद आपका मेरे का ना सुना आपका देखो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला की आत्मकथा है। मार्टिन लूथर प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे पूछ लेता है। मार्टिन लूथर कौन थे? प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन ना देखो ये जो आपके यहाँ डिटेल मिलती है ये आपका कैसे डिटेल मिलती है देखो इन ऑप्शन की। देखो मार्टिन लूथर आएगा, ये अब्राहम लिंकन आएगा, तो इन्हीं की डिटेल मिलती है हमारी यहाँ पर। ये जो मिलती है ना आपको ये देखो ये आपका मार्टिन लूथर की डिटेल, अब्राहम लिंकन की, तो ऑप्शन की डिटेल लिखते हैं हम यहाँ पर। अरे ना देखो आपका नेल्सन मंडेला, है ना। इसने रंग भेद के खिलाफ कानून बनाया था और ये आपका पूरे विश्व में फेमस था। इसने 250 प्लस पुरस्कार मिले थे, है ना। इसको भारत रत्न मिल गया था। कब मिले था? 1990 में। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यानी कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे आपके? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखो स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो आपका क्वेश्चन शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर क्या है? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये शुद्धि आंदोलन के क्या थे? यानी कि आपके संस्थापक थे। अगर मुझे आपसे क्वेश्चन कर लिया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। और कब की थी? 1875 में। स्वामी विवेकानंद 1875 में किसकी स्थापना की थी? आपका आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। और कल मुझे आपसे क्लास में पढ़ाया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1928 में, है ना। ये क्वेश्चन आपको इतने याद होने चाहिए। अब इसके बाद देखो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो दे रखा है। यानी कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये थे आपके। और राजा राम, ये दो को आपका राजा राम मोहन राय है, ये को भारतीय राष्ट्रवाद के पिता भी कहा जाता है। बहुत बार पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन थे, यानी कि पिता कौन थे। जनक है या पिता का एक ही बात है, तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। अब ये क्वेश्चन देखो कल भी आया था, कल की पीढ़ी में भी क्वेश्चन था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और मुझे आपसे पता था रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? यानी कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और 1897 में, कब? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद की मुख्य मुख्य पुस्तक कौन सा है? देखो राजयोग, प्रेम योग, ज्ञान योग। और इसकी स्वामी विवेकानंद की जो सबसे मुख्य कृति है वह है कल्पतरु। क्या है? कल्पतरु। और आपको पता है स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था ना, वो महात्मा गांधी के जन्म से 6 साल पहले हुआ था। यानी कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म होता वो कब होता? स्वामी विवेकानंद का जन्म होता 12 कब? यानी कि 12 आपका जनवरी, 12 जनवरी आपका 1869 में। कब? 1869 में होता। भाई हम पेन टाइम मंगाएंगे, अभी हमारा थोड़ा सा लिखने में ऐसे प्रॉब्लम हो रही ना, लेकिन हम पेन टाइम मंगाएंगे जितना होगा बेस्ट देंगे अपना, है ना। और उससे आपका सारी बिल्कुल डिटेल लिखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल सारी डिटेल मैं लिख के दूंगा उसमें, फिर ये लिखी हुई पीडीएफ आप सभी को मिलेगी, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी, आपका तब होता 1869 में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद की याद में ही आपका युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। हाँ, गोल गुंबद, क्या क्वेश्चन क्या आपका? गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन है गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या है? बीजापुर, है ना। दूसरे ऑप्शन में दौलताबाद, तीसरे ऑप्शन में हैदराबाद,
तीसरे ऑप्शन पे क्या है आपका, यानी कि चौथे ऑप्शन में बीदर। तो इसका आंसर क्या है, बीजापुर। यानी कि गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में स्थित है गोल गुंबद, है ना। कहाँ पर है आपका, ये बीजापुर में स्थित है। और आप सभी को पता है जो आपका ये गोल गुंबद है ना, ये किसने बनवाया था, ये जो है ना बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह। यानी कि जो गोल गुंबद है ना, बीजापुर के सुल्तान थे, कौन थे, मोहम्मद आदिल शाह, उसका मकबरा है गोल गुंबद। ये जो गोल गुंबद है, ये किसका मकबरा है, ये मकबरा है किसका आपका, यानी कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, है ना, ये आपका। और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है आपका। और देखो उसमें जैसे आपका दे रखा उसने, आपका देखो हैदराबाद दे रखा उसने, हैदराबाद में क्या स्थित है, चार मीनार। हैदराबाद चार मीनार पूछ लेता है, बहुत बार क्वेश्चन कर लेता है आपसे, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, है ना। और चार मीनार का जो निर्माण किया था ना 1591 में, 1591 में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था चार मीनार का निर्माण, यानी कि चार मीनार का निर्माण किया करवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। और ये कहाँ पर स्थित है आपका, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। देखिए आगे इसकी डिटेल, गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था, देवगिरी। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था, देवगिरी, है ना। अब बिदर कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है, क्या है बिदर, बिदर जो है ना, यानी कि बिदर जो है ना कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। करो या मरो का नारा भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था, भाई करो या मरो का नारा भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलनकारी का नारा था, आंदोलन सॉरी किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। तो उसका आंसर देखिए, रोलेट आंदोलन का नहीं, इसके खिलाफ तो महात्मा गांधी ने ऐसा ही आंदोलन चलाया था, रोलेट एक्ट के खिलाफ तो ऐसा होगा आंदोलन का नहीं, इसके ये तो आपका 1922 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये देखो भारत छोड़ी नहीं है, यहाँ पर है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन ही इसका आंसर है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में आपका जो है ना करो या मरो का यानी कि नारा दिया गया था। अरे भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछ लेता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था कब आपका, 8 अगस्त, कब 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, है ना। किसने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, चलाया था महात्मा गांधी ने। तो 8 अगस्त 1947 में 42 में ना भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो हमारा क्या है। हाँ देखो ये रस्म है, करो या मरो का नारा, करो या मरी, देखो इसमें आपका थोड़ी मिस्टेक भाई अभी पीडीएफ में, लेकिन धीरे धीरे करेंगे हम सही। करो या मरो का नारा प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन का महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को चलाया था। यानी कि अगर पूछ लिया आपसे, देखो ये असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, यानी कि अगर आपसे पूछा असहयोग आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, यानी कि 1 अगस्त 1920 में किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने चलाया था। रोलेट एक्ट कब चला था, 1919 में, है ना। और इसी के खिलाफ जो है ना महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में महात्मा गांधी ने चलाया था, है ना। ये आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे ना, जितना हो सका आपको ऐसे क्वेश्चन डिटेल सभी क्वेश्चनों की पढ़नी पड़ेगी इनकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यानी कि भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन था, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1965 के आपको पता है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो ये पूछ रहा है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर आपको पता है कारगिल का युद्ध 1999 हुआ था, कारगिल का युद्ध कब होता, 1999 हुआ था। ये आपका 26 जुलाई 1999 में खत्म हो गया था, है ना। 26 जुलाई 1999 में कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ था। आपसे अगर इसने क्वेश्चन पूछ लिया है, बताओ कारगिल के युद्ध में भारत की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, यानी कि कारगिल के युद्ध में भारत की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। कारगिल के युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर था, है ना। ये क्या था आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। अब देखो उसकी डिटेल क्या है, पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ ये आपका एक क्वेश्चन था, देखो उसकी डिटेल ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, हाँ ये क्वेश्चन है आपका 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। भाई देखो आपको याद होना चाहिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपको सभी को पता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 20 अप्रैल कब, 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 20 अप्रैल 1526 में है ना पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इसमें जो है ना इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, बाबर ने हराया था, नहीं पानीपत के। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना। ये तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। अगर इसने पूछ लिया पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था आपका 5 नवंबर, कब, 5 नवंबर, 5 नवंबर कब आपका 1556 में, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये अगर पूछ लिया पानीपत का द्वितीय कब हुआ था तो है ना पान के 5 नवंबर 1556 में। अगर पूछ लिया पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो इसका आंसर देखो क्या है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता आपका 14 जनवरी, 14 जनवरी कब 1761 में, कब 1761 में ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो भाई पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 में अकबर और इब्राहिम सॉरी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कि 5 नवंबर 1556 में, 5 नवंबर 1556 में किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 में किस किस के बीच हुआ था, ये होता था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो ये इस क्वेश्चन की डिटेल है ना, इस क्वेश्चन की डिटेल है। ये डिटेल ना जितनी डिटेल मिली था जो आपके पास क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं ना उन ऑप्शन की डिटेल होती है ये, है ना। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको मिल गया यहाँ पर, चौसा का युद्ध, हाँ ये चौसा का युद्ध बहुत पूछ लेता है। चौसा का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ था, तो चौसा का युद्ध आपका 26 जनवरी सॉरी आपका 26 जून 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच में, हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था आपको कौन सा, चौसा का युद्ध, है ना। ये आपका लड़ा गया था 1539 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों के पीठ जो है ना आपका यानी कि मैं आपकी ये पीडीएफ आपकी मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। मैं ग्रुप का आपको इसमें व्हाट्सएप में यानी कि ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक में अपना कर लेना। तो आपकी ये सभी की सभी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तादा यानी कि ताजमहल की प्रतिकृति, यानी कि ताजमहल की प्रतिकृति, ताजमहल दूसरा ताजमहल एक तरह से, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। यानी कि ताजमहल की प्रतिकृति है बीबी का मकबरा। और ये बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है आपका, औरंगाबाद में। कहाँ पर स्थित है आपका बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में, है ना। बहुत बार पूछ लेता है भाई बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है आपका, औरंगाबाद में। और ये बीबी का मकबरा किसने बनाया था, ये औरंगजेब ने बनवाया था। भाई बीबी का मकबरा ना औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। और औरंगजेब का मकबरा भी कहाँ पर है, औरंगजेब का मकबरा भी औरंगाबाद में ही है ना। औरंगजेब का मकबरा मकबरा भी कहाँ पर है, औरंगाबाद में ही है स्थित आपका। जैसे पूछ लेता है आपका बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है ना। ऐसे ही आपके सभी के सभी मकबरे पूछ लेता है आपसे। अगर देखो इसमें दे रखा आपका यानी कि औरंगाबाद में स्थित है। आपने देखो बस सुना यानी कि ताजमहल, ताजमहल यानी कि आप सभी ने अधिकतर जो है ना ताजमहल के बारे में जानते हो। भाई भारत की सबसे प्रसिद्ध चीज यानी कि सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कला का एक वर्णन है ताजमहल। तो ताजमहल का जो है डिजाइन किसने तैयार करवाया था, आप मुझे आंसर दोगे ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार करवाया था और ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था। देखो ताजमहल बनकर तैयार हुआ कब हुआ था, 1648 में। ये क्वेश्चन सारे अपनी कॉपी में नोट करते रहना, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके। ताजमहल का डिजाइन कब यानी कि ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था, 1648 में। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था ताजमहल का, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, है ना। देखो याद क्वेश्चन यानी कि ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा आपका, है ना। और बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। और चंद्रनगर फ्रांस की उपनिवेश, ये तो आपका अलग क्वेश्चन है ना, ये तो आपके ऑप्शन के बारे में बताया गया। तो ऐसे करके आपको ये सारे सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का लाहौर आपका सत्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है ना, किस कारण से महत्वपूर्ण था। देखो आप पढ़ेंगे इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। देखो ये क्यों है, क्या है आपका, बताऊंगा इसके बारे में नहीं। ये देखो इसके दर कारण भारत, यानी कि इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। नहीं, ये आंसर नहीं है, इसके गलत है। इसने प्रांतीय चुनाव के बहिष्कार को प्रस्ताव पारित किया, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसने रोलेट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया, तो भाई बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया, बिल्कुल सही है भाई। ये ना आपका यानी कि 29 अगस्त यानी कि 31 दिसंबर 1929 में पारित किया गया था ये पूर्ण स्वराज। और ये पीटी नेहरू ने पारित किया था आपका, यानी कि 31 दिसंबर 1929 में पीटी नेहरू ने स्वराज विधेयक पारित किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी यार, है ना। और ये रावी नदी के तट पर कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में किया था उसने। देखो उसकी डिटेल मेरे हिसाब से मिलेगी अगर पेज पे है, बिल्कुल। 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस क्या आपका राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। ये इसका देखो बड़ी डिटेल यहाँ पर, है ना। और इसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर अधिवेशन चला था। इसी अधिवेशन में पीटी नेहरू ने कहा था कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को ही अपना स्वाधीनता दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस बनाएंगे। यही रीजन है कि हमारा 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। क्यों, क्योंकि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही किया था कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को ही अपना स्वाधीनता दिवस यानी गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसी प्रकार भारतीयों ने अपना पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया था। यही क्वेश्चन आपका पीसीएस में क्वेश्चन पूछ रखा था कि भारतीयों ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस यानी गणतंत्र दिवस कब बनाया था, तो कब बनाया था, 26 जनवरी 1930 में बनाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इसने, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया, है ना। बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो किस जो है ना ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, तो किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। और आपको पता है बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था, 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और इसको किसने करा था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, है ना, बंगाल विभाजन। ये था आपका देखो लॉर्ड, इसमें डिटेल इसकी, लॉर्ड आपका ने के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में था, देखो डिटेल भी लिखी इसकी, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 की क्रांति हुई थी। ये लॉर्ड केनिंग कल नहीं है, काल है, लॉर्ड केनिंग के काल में, यह है लॉर्ड केनिंग के काल में 1857 की क्रांति हुई थी। किसके, पूछ लेता बहुत बार, किसके कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, लॉर्ड केनिंग के काल में। तो इसका आंसर ये बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा हमारा क्या है भाई। ऐसे तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि बहुत टाइम लग जाएगा। अब मेरा पढ़ाने का ही तरीका है, मैं ऑफलाइन क्लास में जी के पढ़ाता हूँ ना, ऐसी एक क्वेश्चन की बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन से हम कोशिश करते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन बनाए, है ना। 20 से क्वेश्चन पढ़ाए और भाई ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखो तो कितना हार्ड क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। हार्ड कुछ नहीं है भाई, कमेंट में बताए, मैं नहीं करवाने का इस क्वेश्चन, आप बताओ कमेंट में इसका आंसर करना है ना। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर करना है 11 क्वेश्चन का। अब देखो 12 क्वेश्चन क्या है। हाँ, मोती आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है, तो आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई थी, शाहजहां ने बनाई थी। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई थी, आपकी शाहजहां ने बनवाई थी, है ना। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई थी, शाहजहां ने। और यानी कि आपका किसने, शाहजहां ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपका, देखो दे रखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या आगरा जब यानी कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किताब में भी नहीं मिलेंगे आपको इतनी डिटेल जितनी डिटेल में बता रहा आपसे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब किसके और किसके द्वारा चलाया गया था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था, इसका आंसर क्या बनेगा, 1915 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, 1930 में आपका करदास, आपका ये पता नहीं क्या कर रखा समय, सीआर दास होगा यहाँ पर, आपका ये आपका जातक में सीआर दास होगा यहाँ पर, सीआर दास द्वारा, 1929 में महात्मा गांधी द्वारा, 1919 में महात्मा गांधी, ये है इसका आंसर।
यानी कि रोलेट एक्ट के ये क्वेश्चन ऐसे है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप पूरा, ये क्वेश्चन है रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था। यानी रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी ने चलाया था 1921 में आपका, यानी कि 1919 में, तो 1919 में तो आपका यह था रोलेट एक्ट के, उसमें सत्याग्रह चलाया था महात्मा गांधी ने। आप देखो उसके पढ़ेंगे ये ऐसे क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट, अच्छा महात्मा गांधी के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे ना अरे, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ेंगे। जब महात्मा गांधी के बारे में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। देखो क्या है, यानी कि अगर मुझे आपसे पूछ लिया महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। भाई अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे, अगर आपको याद नहीं है ना, और सोना चाहिए कोई सा वीडियो देखते देखते सो जाओ नहीं, अपना ध्यान से पढ़ो, है ना। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, है ना। 2 अक्टूबर 1869 में, यानी कि आपका, मुझे भाई एक क्वेश्चन गलत करवा दिया आपका, एक क्वेश्चन आपका मैं बता रहा अभी, यानी कि हमारा क्वेश्चन कौन सा था वो, यानी कि स्वामी दयानंद का, अभी देख रहे हैं कि जो आपका स्वामी दयानंद वाला कौन सा क्वेश्चन था आपका वो, उसमें मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, मैं इसी रहा वाला। इसका स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था ना वो आपका 1863 में हुआ था। कब? 1863 में, ना कि 1869 में। सॉरी इसके लिए आपका, इसको सही कर लेना अपना, है ना। 1869 में हुआ था उसका जन्म, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी आपकी, है ना, आप इसे सही कर लेना। क्योंकि 1869 में तो महात्मा गांधी का जन्म होता है ना, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और जो है ना, इसकी पूछ लेता है, बहुत बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन पीछे करके पूछता है कि महात्मा गांधी की शादी कब और किससे हुई थी, तो 1883 में कस्तूरबा गांधी से, 1883 में कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी की शादी हुई थी, है ना, 1883 में। और महात्मा गांधी के पुत्रों का नाम बताओ तो क्या था, देखो पहले था हरिलाल, गांधी, दूसरा रामदास गांधी, तीसरा देवदास गांधी, और चौथा था मनीलाल गांधी। ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हरिलाल, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, रामदास, देवदास, मनीलाल, ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। और महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। तो ये महात्मा गांधी के बारे में तो नहीं, देखो फिर महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन आएगा। स्वच्छता से संबंधित, स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण, यानी कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? यानी कि स्वच्छता जो है ना, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? भाई महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। इसका भी आंसर महात्मा गांधी है। तो सारे क्वेश्चन आज महात्मा गांधी के ही बनना दिखता है ना, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था भी। अब इसके बाद देखो इसकी डिटेल अगर मिलेगी तो पढ़ेंगे। ये रहा महात्मा गांधी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपसे, क्या राग मियां मल्हार का सर्जन किसने किया था? राग मियां मल्हार का सर्जन किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ रखा, तो इसका आंसर क्या है? राग मियां मल्हार का, यानी कि इसने क्या था? तानसेन ने का सर्जन किया था। राग मियां मल्हार का सर्जन किसने था? तानसेन ने किया था। और अगर मैं मुझे पूछ लिया आपका तानसेन किसका दरबारी कवि था, किसके दरबार में रहता था? कवि तो कह सकते एक तरह से एक गायक गीत संगीतकार था, तो किसका दरबार में रहता था? तानसेन, अकबर के दरबार में रहता था तानसेन, है ना। और तानसेन का ही उपनाम क्या? तानसेन का ही उपनाम क्या है? रामतनु पांडे। पूछ लेता है बहुत बार, तानसेन का उपनाम क्या है? रामतनु पांडे, है ना। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे अकबर के दरबार में। और राग मियां मल्हार का सर्जन इसने किया था, तानसेन ने, है ना। तानसेन ने राग मियां मल्हार का सर्जन किया था। ये देखो, अमीर खुसरो ने एक नवीन राग शैली ईमान आपका जिला साजागीर के जन्म दिया था। बहुत आपका इसमें, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो उसमें ये तानसेन, इसका ये बैठा तानसेन, है ना, ये बैठा यहाँ पर। तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। भारत एक खोज, यानी कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? भाई क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या है? पीटी नेहरू। यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी नेहरू के पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ये इसके हैं। और आपको एक क्वेश्चन और याद होना चाहिए, क्या भारत की खोज किसने की थी? भाई अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत की खोज किसने की थी, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में।
भारत की खोज 1498 में किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, है ना। और ये समुद्र के रास्ते थे, कालीकट यानी कि केरल के कालीकट से होता भारत में आया था। और इसका कालीकट में स्वागत किसने किया था? राजा जमोरी ने। यानी कि वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट यानी में कालीकट में किसने किया था? राजा जमोरी ने किया था। और तो इसलिए कह देते हैं ना, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। और भारत की खोज नामक पुस्तक किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। देखो आपका अब ये क्वेश्चन भी ऐसे पढ़ लो, उसमें क्या रखा है देखो ये, यानी कि महात्मा गांधी ने 1919 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। यानी कि पहला तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। कब लिखी थी? 1909 में। ये इसको क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? यानी कि पहले तो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कौन बने थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान का यानी कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे आपके? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक, देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और 9 दिसंबर 1940 में ही सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान के की बैठक के यानी कि पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, भारतीय संविधान की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। तो आपसे पूछ लेता है बहुत बार, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? यानी कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 में। फिर पूछ लेता है भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी कब? 24 जनवरी 1950 में, है ना। ऐसी बैठक हुई थी आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या इसमें। हाँ देखो इधर का इसको क्वेश्चन का आंसर, इधर के सारे सारे डिटेल है ना। ये सारी डिटेल पढ़ते रह करो भाई सही से। देखो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये आपका है भाई। ये क्वेश्चन ना, ये तो पीडीएफ होते को पीडीएफ निकालो, लेकिन पीडीएफ आपको महंगी पड़ जाएगी। या तो अपना कोई बात नहीं, ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ निकलवा लेना आप, है ना। मैं ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूंगा कि यार अपना पीडीएफ अच्छे से पढ़ते रहना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा। क्षत्रिय एक नृत्य शैली है। सत्रिय, बिल्कुल हाँ, शास्त्रीय नृत्य है, भारत का शास्त्रीय नृत्य है भाई सत्रिय। सत्रिय एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? यानी पूछ रहा सत्रिय जो नृत्य है ना, ये किस राज्य का नृत्य है? सत्रिय। तो सत्रिय किस राज्य का नृत्य है? असम का नृत्य है ना। सत्रिय किस राज्य का नृत्य है? असम का। आपको पता है कितने शास्त्रीय नृत्य है भारत में? भारत के 8 शास्त्रीय यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। और इनमें से एक कौन सा आपका? सत्रिय भी है। देखो पढ़े कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य भारत के 8 ये। पहले नंबर पर आता है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरे नंबर पर आता है कुचिपुड़ी भाई। पहले नंबर पर भरतनाट्यम, दूसरे नंबर पे यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, दूसरे नंबर पे कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश का। तीसरे पे आपका कथक, कथक उत्तर प्रदेश का। और आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। और फिर आपका कौन सा यानी कि मणिपुरी, मणिपुरी का मणिपुर का है। और कौन सा रहेगा आपका? कथकली, कथकली भी केरल का है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का हो गए आपके। ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा का है। ये आपके 8 लोक नृत्य इन शास्त्रीय नृत्य हो गए। पहला देखो कौन सा? पहला तो आपका नहीं भारतनाट्यम तमिलनाडु का, दूसरा आपका कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, तीसरा कथक उत्तर प्रदेश का, चौथा आपका यानी कि मोहिनी अट्टम केरल का, पांचवा भरतनाट्यम ये भी केरल का आपका, यानी कि छठा ये आपका इधर का सत्रिय असम का, सातवां ओडिसी ओडिशा का, आपका आठवां यानी कि मणिपुरी मणिपुर का। तो ये आपका ऐसे याद होने चाहिए ना। अब इसके बाद देखेंगे इधर का देखो, सत्र नृत्य 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्यों में से एक है ना। ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। यानी कि गांधार कला स्कूल ऑफ आर्ट, यानी गांधार कला यानी कि स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? गांधार ऑफ कला किस राजवंश के तहत विकसित हुई? क्वेश्चन पूछ रहा। गांधार कला जो विकसित हुई थी ना, वो जो है ना किस राजवंश के तहत हुई थी? तो उसका आंसर बनेगा कुषाण वंश, है ना। गांधार जो कला थी ना, वो कुषाण राजवंश के तहत हुई थी। अच्छा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुलकड़, कौन थे? कुजुलकड़ पिशीज, ये कुषाण वंश के संस्थापक थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ये इसका आंसर कुषाण। अब ऋग्वेद को कितने
मंडलों में विभाजित किया गया। देखो भाई कमेंट में बताओ, ये क्वेश्चन मुझे आपसे कल पढ़ाया था, तो इस क्वेश्चन को मुझे आप कमेंट्स में आंसर बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ना। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओगे। और भाई जितना भी हो सके वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइबर करे और शेयर करे, है ना। ऐसे हमारा जो है ना सभी वीडियो में अच्छा आपका नहीं कि सभी का अच्छा और प्यार मिला सभी का, लेकिन जितना भी हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइबर लाइक करते रहना, है ना। और आज की वीडियो इतनी रहेगी। धन्यवाद।